अभी हम स्टार्ट करें इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम को मैं डिफाइन कर सकता हूं द एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। खबर ना करना, इसको हम इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कहते हैं। और यहां पर अगर मैं लिख लो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपके पास आइडियल गैस, देखिए सॉरी यस ठीक है, ये देखिए रियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी हम डिस्कस कर चुके हैं। रियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी है, आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। क्यों? या देखिए रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होते हैं, और जब भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस होंगे तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जरूर होगा, ठीक है। तो इसीलिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये आपको इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कहलाता है। लेकिन आइडियल गैस में नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, सो द इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, एंड देयर विल बी नो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द आइडियल गैस मॉलिक्यूल बिकॉज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं जो कि आपको बुक में नजर नहीं आएंगे, लेकिन एक दो बातें हैं जो कि वहां पर आगे जरूरी है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशन में और स्पेसिफिक हीट में ये हम यूज करेंगे, वो आपके लिए आसान बन जाएंगे। तो मैं एक चीज डिस्कस कर रहा हूं, हमारे पास जो है मोनो एटॉमिक गैसियस सिस्टम जो है, मोनो एटॉमिक गैसियस सिस्टम, उसका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपके पास है दिस इज 3 डिवाइड बाय 2 इंटू के टी, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 3 इंटू हाफ के टी। ये फेडरल और पंजाब साइड के बुक्स में है, ठीक है, यहाँ पर केपी के टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन जरूरी है कुछ चीजें को दो तीन जगहों पर यूज हुए हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। अच्छा, मोनो एटॉमिक गैसियस सिस्टम आपके पास जो है इट हैज ओनली ट्रांसलेटरी मोशन, और ट्रांसलेटरी आपके पास क्या होता है? एक्स वाई जेड। यहाँ पर ये तीन क्या शो करे? एक्स वाई जेड शो करे। ये तीन ऐसे डायमेंशन है जिस डायमेंशन के अलोंग मोशन पॉसिबल है, मोशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपके पास 3 डिवाइड बाई 2 के टी, या इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू हाफ के टी। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के आपके पास ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है आर डिवाइड बाय एन ए, और कैपिटल टी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको मोनो एटॉमिक गैसियस सिस्टम का एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। डाई एटॉमिक आपके पास है डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ये ट्रांसलेटरी मोशन भी कर सकते हैं प्लस रोटेटरी मोशन भी कर सकते हैं, पॉसिबल, पॉसिबिलिटी के बेस पर बात करता है। तो ट्रांसलेटरी तो तीन है, एक्स वाई जेड, और रोटेशनल आपके पास दो है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो दो आपके पास ये और तीन आपके पास ये है। डायटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल वो रोटेशनल मोशन भी कर सकता है और ट्रांसलेटरी मोशन भी कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5। तो मैं अगर इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी लूं, वो आपके पास होगा 5 डिवाइड बाय 2 kT। तो 5 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रांसलेटरी 3 पॉसिबल है और रोटेटरी 2 पॉसिबल है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाय 2 kT, यहाँ पर 3 डिवाइड बाय 2 kT था सिर्फ ट्रांसलेटरी, ठीक है। और अगर यहां पर मैं लिख लो पॉली एटॉमिक, अगर मैं पॉली एटॉमिक लिख लो तो 3 पॉसिबिलिटी है, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी प्लस वाइब्रेटरी। ये आपके पास 3, ये आपके पास 2, और वाइब्रेशन आपके पास 1। तो कितने पॉसिबल डायरेक्शन हो गए? 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पोल एटॉमिक 6/2 kT, या इसको मैं लिख सकता हूँ 3 kT। K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T आपके पास है दिस इज द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपके पास पोली एटॉमिक गैसियस सिस्टम का एवरेज काइनेटिक एनर्जी है।
ठीक है, तो 3/2 kT, 5/2 kT, 6/2 kT, या इसको मैं 3 kT भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास मोनो एटॉमिक है, ये डाइटॉमिक है, ये पॉलीटॉमिक है। इसमें आपने दो चीजें याद रखने हैं, एक ये 3, 5 और 6 को याद रखने हैं, ये हम स्पेसिफिक हीट में यूज करेंगे। कहां पर यूज करेंगे? स्पेसिफिक हीट में यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात जरूरी टेम्परेचर है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, याद रखिए अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे जिक्र कर लूं तो नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर मोनो एटॉमिक हो, डाइटॉमिक हो या पॉलीटॉमिक हो तो सिर्फ आपके पास ये पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लूंगा एक नॉर्मल टेम्परेचर एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो किस चीज के बराबर होता है? 3/2 kT। ये मॉलिक्यूल के लिए है। अगर मैं गैस के लिए इस्तेमाल करूं, गैस के लिए, तो 3/2 NkT। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये वाला फार्मूला भी आता है, स्मॉल nRT। ठीक है, सो दिस इज द इंटरनल एनर्जी और द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस सिस्टम, 3/2 nRT। तो आपने सिर्फ दो बातों को याद रखना है यहाँ पर। इंटरनल एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे और नंबर ऑफ मोल पे। लेकिन नंबर ऑफ मोल अगर कांस्टेंट हो तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर पे, लेकिन अगर मैं पॉसिबिलिटी के बेस पे डिस्कस करूं तो मोनोटॉमिक 3/2 kT, डाइटॉमिक 5/2 kT और पॉलीटॉमिक 6/2 kT आपके पास होगा। तो ये 3, 5 और 6 को याद रखना है, स्पेसिफिक हीट में हम यूज करेंगे। ठीक है, और ये याद रखिए कि इंटरनल एनर्जी आपके पास है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी आपके पास है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपके पास इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक वर्क, थर्मोडायनामिक वर्क। देखिए हमारे पास फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, और F आपके पास क्या है? फोर्स है। मैं इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकता हूं, आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, या फोर्स को मैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इस तरह लिख सकता हूं। कंफ्यूजन है? अच्छा, अब ये आपके पास फोर्स है, दिस इज इक्वल टू पी ए, पी इज द प्रेशर, और ये आपके पास क्या है? एरिया। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दिस इज पी ए डेल्टा एक्स इक्वल टू पी ए डेल्टा एक्स, और इसको मैं लिख लूंगा दिस इज इक्वल टू पी डेल्टा वी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द थर्मोडायनामिक वर्क डन, और इसको मैं लिख सकता हूं इफ डेल्टा वी इज इक्वल टू पॉजिटिव मीन्स एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, तो वर्क डन आपके पास होगा इट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। इफ डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव, इसको मैं लिख लूंगा दिस इज कंप्रेशन, तो वर्क डन आपके पास होगा इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव। जी बदर से ट्रेनिंग से चुपका खत्म करें मंथ के करेंगे بس ده سنة واحدة بس. فأوي زي فاش ختمهم بس تاسوا يعمل زي ما طلب للصايم أو دي ده تايم سوى ما تايم मंडे मंडे ना बस्ता क्लास में 8 बजे भी या पहले कोशिश की ये चेंज गुनो हम ठीक है 8 बजे का ठीक। अच्छा, तो देखिए अगर एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन में हम कहते हैं वर्क इज पॉजिटिव, और इसको हम कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। और अगर कंप्रेशन आपके पास हो तो वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन आपके पास क्या होगा? नेगेटिव होगा, जो कि केमिस्ट्री में आप अपोजिट पढ़ते हैं। और क्यों अपोजिट पढ़ते हैं? उसका रेफरेंस इंटरनल एनर्जी है और हमारा रेफरेंस इक्वेशन है। हमारा रेफरेंस क्या है? इक्वेशन है।
ठीक है। तो साइंस में अगर हम रेफरेंस को चेंज करें जवाब चेंज हो जाएगा। अगर हम इंटरनल एनर्जी के बेस पे बात करें तो फिर केमिस्ट्री वाली बात को हम फॉलो करेंगे, और अगर केमिस्ट्री वाले इस बात को प्रेफर करें तो हमारी बात को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो है दोनों ठीक। ठीक है, तो अगर आपके पास डेल्टा वी पॉजिटिव, द वर्ड इज पॉजिटिव, इसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंशन कहते हैं। सो दिस इज अ थर्मोडायनामिक वर्क। अच्छा, स्टेट फंक्शंस, उम्मीद है आप जानते होंगे। स्टेट फंक्शन या इवन इसको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। हमें में करें the parameter which gives us state of a system, the parameter which gives us state of a system, ठीक है, कंडीशन ऑफ अ सिस्टम, तो उस पैरामीटर्स को हम कहते हैं स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल्स। याद रखिए, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये आपके पास पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। ठीक है, एंथैल्पी यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करते। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी और internal energy of a system. They are state functions or state variable. याद रखिए, work and heat they are not a state function. ये state function नहीं है। ये आपको किसी सिस्टम के स्टेट के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख सकता हूं इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ state, equation of a state. तो equation of state को हम डिफाइन कर सकते हैं, the equation which relates state functions or state variables. The equation which relates state functions or state variables known as equation of a state. For example, यहाँ पर मैं लिख लूंगा PV is equal to constant, PV is equal to nRT, etc. ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्टेट है। अगर मैं आपसे पूछूं मिनिमम स्टेट फंक्शंस रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, वो क्या होगा? 2 मिनिमम स्टेट फंक्शंस व्हिच कैन एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, वो हमारे पास 2 है। आप इस इक्वेशन में देख लेना, 2 पैरामीटर्स है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो द मिनिमम स्टेट फंक्शंस व्हिच एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, वो हमारे पास क्या है? 2 है। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जी, मैक्सिमम तो जितने हैं फिजिक्स में, हम जो आपकी बुक में PVTSU देखो, गिन लो जी, मुझे तो 5 ही नजर आ रहा है। गिन लो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी। इवन आप क्वेश्चन एंथैल्पी भी लेते हैं, तो तुम मुझे तरफ डिस्कस जी। क्या नहीं, वाइब्रेशन शुरू होने से पहले हमारी फील्ड छूट जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है कि हम जितना हीट एड करेंगे किसी सिस्टम को, तो वो उस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंज भी लाएगा और वर्क डन भी करेगा। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अगर मेरे पास एक सिस्टम है, लेट्स सपोज ये आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें गैस है और इस पे पिस्टन है। अगर हम इसको हीट दें, तो ये इस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंज भी लाएगा और पिस्टन को मूव करेगा
इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, पिस्टन को जो है वो अपवर्ड मूव करेगा। दिस इज डेल्टा एक्स। तो डेल्टा क्यू अगर हम हीट दे सिस्टम को तो ये इंटरनल एनर्जी में चेंज भी ला सकता है और वर्डन भी कर सकता है। ठीक है, तो आप जितना हीट देंगे so the sum of the change in internal energy and the work done will be equal to that heat. For example, मैं अगर यहाँ पर 100 जॉल हीट दे रहा हूँ, मैं अगर 100 जॉल हीट दे रहा हूँ और वो इंटरनल एनर्जी में चेंज 40 जॉल ला है, तो 60 जॉल आपके पास होगा, वो क्या होगा, वर्डन होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका सम भी आपके पास क्या होगा, 100 जॉल होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हमें फॉर द फर्स्ट टाइम ये बताया कि जो वर्क डन होगा इट विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। अगर आप हीट एरिया से चेंज इन इंटरनल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर जाए तो हमारे पास आ जाएगा मैकेनिकल वर्क। हमारे पास क्या आ जाएगा, मैकेनिकल वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रिलेट फॉर द फर्स्ट टाइम mechanical work and thermal energy। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हमें फॉर द फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट दिया कि हम किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम से वर्क हासिल कर सकते हैं। इससे पहले हमारे पास ये कंसेप्ट नहीं था। थर्मोडायनामिक सिस्टम से आप मैकेनिकल वर्क, इट हैज नो आंसर बिफोर, इट वाज नो आंसर बिफोर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हमें ये बताया कि हम किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम से मैकेनिकल वर्क हासिल कर सकते हैं। अब देखिए ना, डेल्टा क्यू 100 था, ठीक है, और चेंज इंटरनल एनर्जी कितना था, 40 जॉल था, तो सब्ट्रैक्ट कर ले आपके पास मैकेनिकल वर्क आ जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हमें फॉर द फर्स्ट टाइम ये आइडिया दिया कि हम किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम से मैकेनिकल वर्क हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसने भी क्या बताया, फॉर फर्स्ट टाइम टेल that internal energy is a state function। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हमें फॉर द फर्स्ट टाइम ये एक्सप्लेन किया कि इंटरनल एनर्जी आपके पास है, दिस इज अ स्टेट फंक्शन, दिस इज अ स्टेट फंक्शन आर स्टेट वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपके पास u ये स्टेट फंक्शन है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हमें फॉर द फर्स्ट टाइम बताया। ये इसके एडवांटेजेस है और ड्रॉबैक क्या है, व्हाट मैक्सिमम वर्क वी कैन गेट, what maximum work we can get from thermodynamic system has no answer। हम एक थर्मोडायनामिक सिस्टम से कितना काम ले सकते हैं मैक्सिमम, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के पास इसका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, हम कितना मैक्सिमम काम थर्मोडायनामिक सिस्टम से ले सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैज नो आंसर, ये ड्रॉबैक है इसका। और इसके एडवांटेजेस क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसने हमें फॉर द फर्स्ट टाइम बताया कि हम थर्मोडायनामिक सिस्टम से वर्क हासिल कर सकते हैं। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हमें बताया कि इंटरनल एनर्जी आपके पास है, दिस इज अ स्टेट फंक्शन आर स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। इससे पहले हमें ये इल्म नहीं था कि इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है कि नहीं है, स्टेट वेरिएबल है कि नहीं है। तो इससे हमें फॉर द फर्स्ट टाइम बताया कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। एप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा है इसके, लेकिन कुछ एप्लीकेशन जो आपके बुक में दिए गए हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट आपके पास है आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में हम क्या कांस्टेंट रखते हैं, हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, और अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख ले तो हम जो हीट ईट करेंगे वो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी लाएगा और वर्डन भी करेगा। पी डेल्टा वी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट है वही आइसोबैरिक प्रोसेस में यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख लूंगा
Charles' first law is applicable. Charles' first law is applicable. और Charles' first law क्या है? Volume is directly proportional to the temperature. If the pressure is kept constant, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो अगर आप किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि V डिवाइड बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट, या V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय T2। ठीक है, तो चार्ल्स फर्स्ट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, और प्रेशर को किस तरह कांस्टेंट रखा जाता है? सिस्टम पे जो लोड रखा जाता है ना, लोड, उस लोड को कांस्टेंट रखा जाता है, एंड द प्रेशर इज मूवेबल। लोड को कांस्टेंट रखा जाता है एंड द प्रेशर इज मूवेबल, प्रेशर मूवेबल है। ठीक है, तो आप हीट देंगे, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा तो प्रेशर विल मूव अपवर्ड, वोल्टेज भी आपके पास होगा। अच्छा देखिए, अगर इसका पीवी डायग्राम में ड्रा कर लो, ये वॉल्यूम है और ये आपके पास क्या है? दिस इज प्रेशर। तो अगर प्रेशर आपके पास कांस्टेंट हो, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे प्रेशर आपके पास P, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है, और ये आपके पास दूसरा पॉइंट है, यहां पर प्रेशर P, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर आपके पास क्या है? V2। So for isobaric process, the PV diagram will be parallel to the volume axis, और इसका स्लोप आपके पास होगा, स्लोप वो क्या होगा? जीरो। द स्लोप इज द जीरो। और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर को ड्रा करूं, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर, तो ये V1 होगा, ये आपके पास क्या होगा? V2 होगा, एंड दिस इज डेल्टा V, ये आपके पास डेल्टा V होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा, एरिया दिस इज इक्वल टू P डेल्टा V, और ये मुझे किस चीज के बारे में बताएगा? ये हमें वर्क के बारे में बताएगा। सो द एरिया enclosed by PV diagram represent a thermodynamic work। ठीक है, the area enclosed by PV diagram represent a thermodynamic work। आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, लेकिन किस बेस पे? when the pressure is kept constant, और टेम्परेचर कब चेंज होगा? जब आप हीट लेते हैं, आप हीट लेते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। आप हीट निकालते हैं तो टेम्परेचर कम होगा, वॉल्यूम कम होगा। और चार्ल्स फर्स्ट लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वॉल्यूम आपके पास है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड आपके पास जो है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट होगा, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा सो द चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो, और अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा तो वर्क डन P डेल्टा V वो आपके पास क्या होगा? जीरो होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज हम पिस्टन को वेल्ड करें, द पिस्टन इज इमूवेबल, पिस्टन इज इमूवेबल। तो अगर पिस्टन इमूवेबल है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ सकता, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ सकता तो कोई वर्ड नहीं होगा, और अगर कोई वर्ड नहीं होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या बता है कि जब हम हीट को एड करेंगे तो टोटली विल बी यूज्ड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ये हमें कौन बताए? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। द हीट एडेड टू अ सिस्टम विल ओनली चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर है, द पिस्टन इज मूवेबल, द प्रेशर इज कांस्टेंट, हीट हम देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, द पिस्टन विल मूव अपवर्ड। तो मैंने फॉर्मूले में पुट किया ना, प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है, ये देखो ना, लेकिन वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, तो वर्ड नॉन जीरो होगा। यहाँ पर आपके पास जो है वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो इससे आपके पास वर्डन क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा, अब यहां पर मैं लिख लेता हूं द चार्ल्स सेकंड लॉ एप्लीकेबल, द चार्ल्स सेकंड लॉ
इज एप्लीकेबल, ठीक है। और चार्ल्स सेकंड लॉ क्या कहता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इफ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। और मैं लिख सकता हूं प्रेशर डिवाइड बाय टेम्परेचर आपके पास है, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपके पास कांस्टेंट होगा। और मैं लिख सकता हूं कि P1 डिवाइड बाय T1 दिस इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय T2। और अगर इसका मैं पीवी डायग्राम बना लूं, ये आपके पास प्रेशर, ये आपके पास क्या होगा? वॉल्यूम, ठीक है। सो द वॉल्यूम इज रिमेन कांस्टेंट। मैं इस पॉइंट को लिख लेता हूं, प्रेशर P1, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T1। और यहां पर एक दूसरा पॉइंट में ले रहा हूं, यहां पर प्रेशर आपके पास P2, वॉल्यूम V, टेम्परेचर इज T2। तो आप देख सकते हैं आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया इंक्लोज क्या है? एरिया इंक्लोज क्या है? जीरो। So area enclosed of the PV diagram is zero, means the thermodynamic work done will be equal to zero. Thermodynamic work done आपके पास जीरो होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं the slope of PV is infinite, ठीक है। तो देखिए आपके पास इनफाइनाइट है। अच्छा, अब यहां पर थर्ड हमारे पास जो है that is the isothermal process। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लेते हैं द टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि इंटरनल एनर्जी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस 3 डिवाइडेड बाय 2 N R T, याद रखिएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 N R T, दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। इक्वेशन में क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लोगों है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर इंटरनल एनर्जी आपके पास कांस्टेंट होगा सो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो। इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो आपके पास किस चीज के बराबर होगा? वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर ये जीरो के बराबर होगा तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, द टोटल थर्मल एनर्जी विल बी यूज्ड फॉर वर्क डन। और ये एमसीक्यू है, हर बुक में हर टेस्ट में आता है कि ड्यूरिंग व्हिच प्रोसेस द वर्क डन विल बी मैक्सिमम। तो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में आप जितना हीट दे रहे वो सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन होगा इट विल बी मैक्सिमम। और क्यों मैक्सिमम होगा? जितना हीट हम दे रहे हैं वो सारा का सारा थर्मोडायनामिक वर्क में यूज होगा, थर्मोडायनामिक वर्क में यूज होगा। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। अच्छा, अब यहां पर हम लिखते हैं द बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल। The Boyle's law is applicable. Pressure is inversely proportional to the volume if the temperature is kept constant. For temperature constant, the process is isothermal. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ PV is equal to constant, या मैं लिख सकता हूँ P1 V1 is equal to P2 V2। आपके किसी बुक में एमसीक्यू दिया गया बैलून का, ठीक है, कि अगर बैलून का रेडियस आप डबल कर जाए तो फिर आपके पास प्रेशर में कितना चेंज आएगा? एक आइसोथर्मल प्रोसेस क्वेश्चन है। तो अगर स्फेरिकल है बैलून स्फेरिकल, तो वॉल्यूम में आपके पास अगर रेडियस के से रिलेटेड बात की गई है तो वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपने वॉल्यूम को फिर 4/3 पाई आर क्यूब टर्म में लेना होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्फेरिकल बॉडी और रेडियस के बेस पे आपको बताया गया है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, उस समय पे आपने इसको करना होगा। तो Boyle's law is applicable, PV is equal to constant। और इसके लिए जो यहाँ पर PV डायग्राम है वो आपके पास इस तरह होगा। इस पॉइंट पे प्रेशर P1, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T1, यहाँ पर P2, वॉल्यूम V, टेम्परेचर इज T2, ठीक है। और इसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं? आइसोथर्म कहते हैं। और यहाँ पे एक और आइडिया भी आपके पास आइए, मैं आपसे पूछ सकता हूँ अगर कोई दो पैरामीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ किस तरह बनेगा?
आइसोथर्म। P is inversely proportional to वॉल्यूम। अगर कोई दो पैरामीटर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर इसका ग्राफ आपके पास जो बनेगा वो आइसोथर्म इस तरह आपके पास बनेगा। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये टेम्परेचर यस ग्राफ दिखा है, वॉल्यूम V1, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर से 1 2 हटाए, ठीक है। अगर T1 T2 भी हो तो फिर आप लिख ले T1 इज इक्वल टू T2, लाने उस लिखा है। अगर मैंने यहाँ पर T1 और T2 लिखा है तो T1 इज इक्वल टू T2 लिख ले तो थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम आइसोथर्म कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आइसोथर्म कहते हैं। लिखिए जूलॉजी वाला टीचर लिख लो, ऐसा बेसिक क्लास पढ़ना होता है बस। जी हर आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्ल्डिंग होता है वो मैक्सिमम होता है। आइसोबैरिक में तो वर्ल्डिंग होते नहीं, सॉरी हाँ उसमें होता है। मैंने क्या कहा, किसी भी प्रोसेस के दौरान वर्ल्डिंग कब मैक्सिमम होगा, तब तक जवाब क्या होगा? आइसोथर्मल। नॉन फॉलो करना बस, किसी के साथ किस प्रोसेस में वर्ल्डिंग मैक्सिमम होगा? आइसोथर्मल। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा इसमें होगा। अच्छा, फोर्थ आपके पास जो है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? नो नेट हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर आप सिस्टम को सराउंडिंग से एडियाबेट करें, व्हाट डज इट मीन एडियाबेट करें? वॉल्स को आपने एडियाबेट किया, पिस्टन को आपने एडियाबेट किया, बेस को आपने एडियाबेट किया, तो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। तो डेल्टा क्यू आपके पास हो, दिस इज इक्वल टू 0। डेल्टा क्यू आपके पास होगा वो किस चीज के बराबर होगा? वो 0 के बराबर होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक से डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू 0। और अगर इन दोनों का सम आपके पास 0 हो तो फिर मैं लिख सकता हूं डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू आपके पास है दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। इन दोनों तरीकों से मैं इसको लिख सकता हूं, दरमियान में और लिख लूंगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। आप इसको मैं एक्सप्लेन किस तरह करूंगा, याद रखिए, when the work done is equal to positive, इसको हम कहते हैं दिस इज एक्सपेंशन, दिस इज द एक्सपेंशन। तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आपके पास होगा इट विल बी नेगेटिव, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के नेगेटिव का मतलब क्या होगा? द इंटरनल एनर्जी विल बी डिक्रीजेस। और रीजन क्या है क्यों इंटरनल एनर्जी आपके पास डिक्रीज होगा? इसका मतलब यह है कि सिस्टम यूज इट्स ओन इंटरनल एनर्जी फॉर वर्क। सिस्टम ने अपना इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल किया फॉर वर्क डन, ठीक है। तो जब सिस्टम में आपके पास वर्डल पॉजिटिव हो, मींस द पिस्टन मूव अपवर्ड, एक्सपेंशन होगा, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी डिक्रीजेस। और इंटरनल एनर्जी क्यों डिक्रीज हो जाता है? सिस्टम यूज इट्स ऑन इंटरनल एनर्जी, दैट्स व्हाई द इंटरनल एनर्जी विल बी डिक्रीज। हम बाहर से कोई हीट नहीं दे रहे, लेकिन पिस्टन अपवर्ड चला गया। जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज किया तो इंटरनल प्रेशर इंक्रीज, इट मूव द पिस्टन अपवर्ड। और पिस्टन कब तक अपवर्ड मूव करेगा? जब तक इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोबारा बराबर ना हो जाए, तब तक ये पिस्टन आपके पास ही अपवर्ड मूव करेगा। जब इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर दोबारा बराबर हो जाएगा तो द पिस्टन विल बिकम एट रेस्ट,
फिर आपके पास वो रेस्ट में आ जाएगा। किस चीज में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सपेंशन। अच्छा, अब दूसरे केस में यहाँ पर हम कहते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा यू इज इक्वल टू पॉजिटिव, और डेल्टा यू अगर आपके पास पॉजिटिव, इसका मतलब ये है द इंटरनल एनर्जी विल बी इंक्रीजेज। तो फिर आपके पास जो वर्क डन होगा इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव, और नेगेटिव को हम कहते हैं वर्क कंप्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब कंप्रेशन के दौरान जो वर्क डन हुआ, वर्क डन दैट इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, ये थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। दैट्स व्हाई द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विल बी इंक्रीजेस। तो याद रखिए, आप लोगों को ये जरूर इल्म में भी होगा, आपको पहले भी पता होगा कि अगर आप एक सिस्टम को एडियाबेटिकली एक्सपेंड करें तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, इंटरनल एनर्जी विल बी डिक्रीजेस। और अगर आप एक सिस्टम को सडनली कंप्रेस करें तो हीटिंग इफेक्ट, हीट गेन आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्रेशन, the work done will be converted into thermal energy. That's why the internal energy of the system will be increases. ठीक है, अब यहां पर भी आपके पास है the Boyle's law for adiabatic process. The Boyle's law for adiabatic process. तो adiabatic process के लिए जो Boyle's law है, P is inversely proportional to V की power gamma. Is inversely proportional to V की power gamma, या मैं लिख सकता हूं P V की power gamma is equal to constant P1 V1 की power gamma P2 V2 की power gamma, where gamma is equal to Cp divided by Cv. gamma किस चीज के बराबर होगा? That will be equal to Cp डिवाइड बाई Cv, जो कि अभी के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेसिफिक हीट में। ठीक है, ये आपके पास वॉल्यूम, ये आपके पास प्रेशर। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बना लूं, P1 वॉल्यूम, V1 टेम्परेचर, T1, P2 V2 टेम्परेचर, T2, तो ये आपके पास ये एडियाबेट कहलाता है। दिस इज नोन एज द एडियाबेट। और याद रखिए एडियाबेट आपके पास है, दिस इज स्टीपर देन आइसोथर्म। स्टीपर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसी के साथ आइसोथर्म बना लूं फॉर एग्जांपल, तो ये आइसोथर्म होगा। ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास फिर आइसोथर्म होगा। ये ग्रीन जो मैंने ड्रा किया, ये क्या होगा? ये आपके पास फिर आइसोथर्म होगा। तो एडियाबेट इज स्टीपर देन आइसोथर्म। और ये क्यों स्टीपर होगा आइसोथर्म से? ये बिकॉज ऑफ दिस गेमा, थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड हो जाएगा। तो अक्सर एमसीक्यू में आता है कि एडियाबेट इज जस्ट डैश देन आइसोथर्म, तो स्टीपर देन आइसोथर्म। ठीक है, तो ये आपके पास एप्लीकेशन याद रखिए। हर सडन प्रोसेस जो है, हर सडन प्रोसेस, एब्रप्ट प्रोसेस, वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। The formation of sound wave is adiabatic process. When the tire bursts, it is adiabatic process. तो कोई भी प्रोसेस जो बहुत सडन हो, बहुत एब्रप्टली हो, जल्दी हो, ठीक है, तो हर उस प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास